हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और 9 में हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें 4 फॉर्मूले लिखे थे, जिसमें टेन इनवर्स का फॉर्मूला था, साइन इनवर्स का फॉर्मूला था और ये 4 फॉर्मूले पढ़ने के बाद 2 फॉर्मूले हमारे रह गए थे और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम उससे नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले और है वैसे ये दोनों फॉर्मूले किस में आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं। आंशिक भिन्नों के वियोजन की बात करेंगे आज हम 9.4 की एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो पहले ये दोनों फॉर्मूले हम देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है उसमें 4 टाइप होती हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो लीनियर फैक्टर मिल सकता है आपको, और रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिल सकता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल सकता है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल सकता है। ठीक है, यानी कि एक घाती गुणनखंड मिल सकते हैं और एक घाती गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो सकती है, द्विघात गुणनखंड मिल सकते हैं, द्विघात गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो सकती है। वो सारी बातें हम करेंगे। तो इससे पहले ये 2 फॉर्मूले देखते हैं और इनसे रिलेटेड एक एक 2 क्वेश्चन करते हैं। देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? पहला फॉर्मूला है 1/x² माइनस a स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a/x प्लस a होता है। हमने देखो लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला किया था, उसमें यहां क्या लगा हुआ था, रूट लगा हुआ था, यही फॉर्मूला था। ऐसा फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया था और इसका इंटीग्रेशन क्या था, log x प्लस, ये ऐसी की ऐसी स्टेप आई थी, log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। परंतु अगर ये रूट नहीं आता है तो फॉर्मूला ये बन गया, और रूट नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। यानी कि ऐसी स्टेप हमारे पास कहीं भी बनेगी तो हम इसको सीधा क्या लिखेंगे, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c लिखेंगे। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है 1/3x² प्लस 6x प्लस 2dx, ये क्वेश्चन दिया गया है। मैंने आपको एक ही बात बताई है, सबसे पहले ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको या तो स्क्वायर मेथड से सोल्व करो, स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे, या उसके फैक्टर बनाते हैं। स्क्वायर मेथड से सोल्व हो रहा है तो उसको स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लेना बहुत इजी बन जाएगा। अगर फैक्टर आपने बना लिए तो वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन काम में आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे इन फॉर्मूलों के बाद। अब देखो इसको सबसे पहले हम स्क्वायर बना रहे हैं, और स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई थी, सबसे पहली बात हमें किस पे नजर डालनी है, एक्स स्क्वायर पे नजर डालनी है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कब बनेगा, यहां क्या है 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 3 है। ये 1 कब बनेगा, जब 3 को कॉमन लेंगे, 3 को हमने बाहर निकाल लिया और 3 बाहर आ गया तो स्टेप क्या बनी, एक्स स्क्वायर, यहां 3 है क्या, नहीं है, नहीं है तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। और डिवाइड में अगर यहां लिखते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहां भी किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो क्या आ गई स्टेप 2/3। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, हमारे पास स्टेप ये बनी साहब। इस स्टेप को सोल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे पहली बात तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना, गुणांक 1 बनाना है, वो हमने बना लिया। उसके बाद नजर किस पे डालनी है, एक्स पे डालनी है। एक्स की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, एक्स का गुणांक देखेंगे, कितना है साहब 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका क्या करते हैं हाफ, इसका आधा, आधा कितना हो गया 1। उसका क्या करते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हुआ 1। एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। यही तो बात पढ़ी थी हमने, स्क्वायर मेथड यही तो था कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करो, हाफ का स्क्वायर, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वैसे की वैसी रहेगी और हमारा स्क्वायर भी बन जाएगा। तो अब देखो +1 कर दिया, -1 कर दिया, कहां से आया +1 -1, x के कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इस इतनी स्टेप पे नजर डालो आप,
ये किसका स्क्वायर है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये स्टेप कांस्टेंट है, क्या बचा? 2/3 माइनस 1, यही तो बचा 2/3 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3 तो इसका एलसीएम आ गया, 2 माइनस 3 यानी -1/3, -1/3 तो आएगा, तो -1/3 हमने लिख दिया। ये बात ठीक है। अब देखो ये -1/3 है, इसको हम √3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। √3 का होल स्क्वायर 3 तो होता है, तो 3 को हमने √3 का होल स्क्वायर लिख दिया। ऐसा क्यों किया? अब देखो इसकी शक्ल इसमें मिल गई, इसकी शक्ल इसमें मिल रही है। x है उसकी जगह क्या आ रहा है? x प्लस 1 आ रहा है। a की जगह क्या आ रहा है? 1/√3 आ रहा है। a की जगह क्या आ रहा है? 1/√3 आ रहा है। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं, यही फॉर्मूला यहां लगेगा। पीछे हमने 4 फॉर्मूले जो पढ़े हैं वो फॉर्मूला यहां नहीं लग सकता। इसलिए अगर ऐसी स्टेप बनती है तो उसको किससे सोल्व करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले से इसकी शक्ल मिल रही है। x की जगह क्या लिख देंगे? इसमें x प्लस 1 लिख देंगे। a की जगह क्या लिख देंगे? 1/2√3 लिख देंगे। साहब फॉर्मूले में क्या आता है? 1/2a आता है। 1/3 ये तो बाहर है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। 1/2a 2 लिख दिया। a की वैल्यू क्या है? 1/√3 लिख दी। log x माइनस x की जगह क्या है? x प्लस 1 माइनस a की जगह क्या है? 1/√3 अपॉन x, तो x की जगह x प्लस 1 प्लस a की जगह 1/√3। हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले वैल्यू पुट की है केवल। अब देखो यहां पर क्या आ गया? 1/2। अब देखो ये √3 है, ये √3 इससे कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम? √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। √3 टाइम कैंसिल क्यों हो जाएगा? देखो 3 है, इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 तो रहेगा। यानी √3 से 3 कितने टाइम कैंसिल हो गया? √3 टाइम कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 1/2√3, 1/2√3 log x प्लस 1 माइनस a अपॉन x प्लस 1 प्लस a, ये आएगा। अब देखो इस स्टेप का और इस स्टेप का हमने क्या लिया है? एलसीएम लिया है, एलसीएम लघुत्तम ले रहे हैं। अब यहां इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है या नहीं है? इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इन दोनों का लघुत्तम या एलसीएम क्या आएगा? √3 आएगा, √3 आएगा एलसीएम। अब देखो √3 एलसीएम लिया, तो ये इधर तो 1 है, तो ये √3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना होगा? √3x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। यहां √3 आ गया एलसीएम, √3x प्लस 1 प्लस 1, ये स्टेप आ गई। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ये स्टेप हमारी बच गई। और ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा साहब। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ आएगा? सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू क्या होता है? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस a प्लस c, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये स्टेप है, तो सबसे पहले हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, हमें पता नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि x² प्लस a² भी बन सकती है स्टेप, x² माइनस a² भी बन सकती है। अगर x² प्लस a² बनती है, यहां अगर ये स्टेप आ जाती भाई, देखो अगर ये स्टेप बन जाती तो फॉर्मूला कौन सा लगता? x² प्लस a² वाला लगता। फॉर्मूला क्या है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, वो फॉर्मूला लगता। परंतु यहां पर माइनस की स्टेप अगर बन गई तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा। बात समझ आ गई? इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं भैया। वो क्वेश्चन क्या है? देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है x² माइनस 36 dx, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो कुछ नहीं करना आपको, सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ सीधा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? यानी कि यहाँ पे स्टेप आपकी देखो ये है, इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x² माइनस 6 का होल स्क्वायर dx, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसकी शक्ल इसमें मिल रही है, x की जगह x है, a की जगह क्या है? 6 है। फॉर्मूला लगा दो 1/2a, a की जगह क्या है? 6 log x
माइनस ए की जगह कितना 6 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो 6 इंटू 2 कितना हुआ है 12 लॉग एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर दोगे। इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन तो पहला हमने जो क्वेश्चन किया वो बनता है, इजी से इजी क्वेश्चन ये बनता है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाता है तो उसमें क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है, इससे बड़ी कोई काम करेगा नहीं वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है तो एक बात माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद एक्स पे जाना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, उससे हमारा स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनने के बाद जिस भी फॉर्मूले में उसकी शक्ल मिल रही है वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन सकता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन सकता है, रूट में अगर स्टेप है तो वो फॉर्मूले लगेंगे, अगर रूट में नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन सकता है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन सकता है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन सकता है। तो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो हमारा ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, एक फॉर्मूला और है ऐसा, और वो फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो 1/2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, परंतु पहले कांस्टेंट आ जाए तो 1/2a तो आएगा, log भी आएगा। यहां हम x माइनस ए लिखते थे, यहां a माइनस एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा, बस ये ध्यान रखना। a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा। और जो हमने पहले वाला फॉर्मूला लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें एक्स माइनस ए ऊपर एक्स माइनस ए नीचे आता है, एक्स माइनस ए न्यूमरेटर में आता है और एक्स प्लस ए डिनोमिनेटर में आता है, जबकि यहां a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला देखो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ये है 16 माइनस 9x स्क्वायर, 16 माइनस 9x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो आप। देखो सबसे पहली बात तो ये है, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 9 को अगर कॉमन लेते हो तो 9 को कॉमन लोगे तो ये स्टेप बनेगी, 9 कॉमन ले लिया तो यहां 9 है नहीं तो किसमें आएगा, डिवाइड में माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये स्टेप बनेगी 1/9। इस स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसकी शक्ल इसमें मिल गई क्या, इसकी शक्ल इसमें मिल गई तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो गया 1/2a, a की जगह क्या है 4/3 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यानी a की जगह क्या है 4/3 है, ये स्टेप आ गई। अब देखो ये स्टेप इससे कैंसिल हो रही है, कितने टाइम 3 टाइम, ये कितना हो गया 24 हो गया ना, ये 24 हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू 4 24 log इसका एलसीएम क्या आएगा, ऊपर 3 आएगा, एलसीएम 3 तो आएगा ऊपर, देखो 3 एलसीएम आएगा 4 प्लस 3x, और नीचे भी एलसीएम 3 आएगा तो 4 माइनस 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/24 log 4 प्लस 3x 4 माइनस 3x, ये आंसर आएगा। अब देखो अगर या तो 9 को कॉमन लो, 9 को कॉमन लिया तब भी यही आंसर आया, अगर आपने 9 को कॉमन नहीं लिया, अगर आपने 9 को कॉमन नहीं लिया और इस क्वेश्चन को सीधा ऐसे लिख दिया आपने, 1/16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब भी आप बोल दोगे सर इसकी शक्ल इसमें मिल रही है तो फॉर्मूला लगा दो 1/2a, a की जगह क्या है 4 log a प्लस एक्स, a की जगह क्या है 4, x की जगह क्या है 3x अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इतना करके आते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
इसमें और थोड़ा सा और क्या ऐड करना है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर यहां x आ जाए, x का कोई कोफिशिएंट हो तो वो हमेशा किस में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये 3 किस में आएगा, डिवाइड में आएगा भाई, 1/3 भी आएगा यहाँ पर। 1/3 करते ही आपका आंसर आ जाएगा 24 log 4 + 3x 4 - 3x प्लस। इस तरीके से करते हो, ये भी सही है और ये तरीका भी आपका सही है। या तो 9 को कॉमन ले लो, कॉमन लेने पे a² - x² बनेगा, log वाला फॉर्मूला लगा दो। ये अगर कॉमन नहीं लेते हो सीधा ऐसे कर सकते हो। बात एक ही ध्यान में रखनी है, x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है वो किस में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, समाकलन में भाग में आएगा, अवकलन में किस में आएगा, गुणा में आएगा, डिफरेंशिएशन में किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। बात ठीक है, समझ में आया। अब देखो हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। ये फॉर्मूला और x² - a² वाला फॉर्मूला दोनों पार्शियल फ्रैक्शन से इनके फॉर्मूले बनते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे बनते हैं देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसको अगर इस फॉर्मूले को आप ये कर दोगे, ये कहां से है तो ये यहां से है। देखो इसको a - x a + x लिख सकते हैं, ठीक है, a - x a + x लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद यहां पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन की बात हम अभी कर रहे हैं, अभी देखो करेंगे, अभी पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं, उसमें मैं बता दूंगा कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसको अभी पार्शियल फ्रैक्शन की ही बात करें। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब देखो इसमें फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन। इसका मतलब है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न के वियोजन द्वारा समाकलन। इसका मतलब ये आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी जब हर में बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय गुणनखंड हो। इसका मतलब है जब हर में बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय गुणनखंड हो, यानी हर में बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय गुणनखंड हो। डिनोमिनेटर जो है उसमें क्या होने चाहिए, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। उस कंडीशन में इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से ही सोल्व होगा। देखो ऐसे कैसी स्टेप बनती है, इसमें स्टेप ये बनती है, अगर आपको px + q / x + a x + b ऐसा कोई भी फैक्टर आपको मिल गया तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। x + a मिल सकता है, x - a मिल सकता है, कोई भी फैक्टर मिल सकता है। यानी ये देखो x की पावर क्या है, यहां पर 1 है, x की अगर पावर 1 है तो वो लीनियर फैक्टर है, ठीक है। अब इसको आपको क्या लिखना है, देखो इस फैक्टर पे ध्यान देना, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है उसको हमें नहीं देखना, अंश में क्या लिखा हुआ उसको नहीं देखना है, उसको एक ही कंडीशन में देखना है, अगर ऊपर और नीचे x की पावर अगर सेम है, x की पावर सेम है, तब पहले वो डिवाइड होता है, उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। पहले उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। अगर आपके पास ऐसी स्टेप कहीं भी बन जाए x - 1 x - 2,
तो इस स्टेप को आप सीधा सोल्व नहीं कर सकते। इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से करते हो तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि देखो ये अगर 4/, या आपके पास लिखा हुआ है 2/2, इसको 2/2 लिखते हो तब अच्छा लगता है, या 1 लिखते हो तब अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो इसमें देखो x और x जब मल्टीप्लाई होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ऊपर भी पावर क्या है? 2, नीचे भी पावर 2 है। x की मैक्सिमम पावर नीचे 2 आएगी, ऊपर भी मैक्सिमम पावर 2 है। उस कंडीशन में इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। यानी न्यूमरेटर है उसमें x की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, तब क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर इक्वल या ग्रेटर देन है तो पहले उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अगर बराबर या ज्यादा है तो पहले हर का भाग लगाते हैं अंश में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी स्टेप अगर बनती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले आपको कांस्टेंट मानना है a। फैक्टर कितने आपके पास? 2, तो पहला फैक्टर यहां लिख दो प्लस दूसरा फैक्टर यहां लिख दो। लिख दिया, काम हो गया साहब। यानी कि जो आपके पास इंटीग्रेशन में ऐसी स्टेप दी गई है उस स्टेप को आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस स्टेप को अगर हम सोल्व करें, इस स्टेप को हम सोल्व करके अगर a और b इन दोनों की वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं, a b कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी। अगर कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो a की वैल्यू मान लो आपकी ये आ गई 1/2, b की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। इसको सोल्व किया आपने और इसकी वैल्यू मान लो 1/2 आ गई, इसकी वैल्यू 1/3 आ गई। तब हम क्या करेंगे? यहां वैल्यू रखेंगे 1/2 x माइनस a, 1/3 x माइनस b, ये तो लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते क्या? 2 तो बाहर आ गया, यहां 3 बाहर आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका सीधा इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, इसलिए अगर ऐसी कोई भी स्टेप मिलती है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों के वियोजन से सोल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा आपका? सोल्व करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आपको जो भी स्टेप दी गई है उसको ये मानना है, मान लिया। अब देखो इधर क्या है? px प्लस क्यू, x माइनस ए एक्स माइनस बी। इन दोनों स्टेप का एलसीएम आपको लेना है, इन दोनों स्टेप का एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस ए एक्स माइनस बी। एलसीएम तो ये दोनों स्टेप एलसीएम आएंगे। आगे ये स्टेप मल्टीप्लाई होगी इससे तो क्या बनेगा? ए एक्स माइनस बी, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या हो गया? बी एक्स माइनस। इतनी बात समझ में आ गई है? एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। स्टेप क्या बची? पी एक्स प्लस क्यू इक्वल ए एक्स माइनस बी, बी एक्स माइनस। इस स्टेप को इक्वेशन नंबर 2 देगा। अब देखो कैसे सोल्व करना है। आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल ए और बी की वैल्यू निकालनी है और हमें कोई मतलब नहीं है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए देखो ए की वैल्यू कब आएगी? जब बी यहां से हटेगा, बी हटेगा तभी तो ए की वैल्यू आएगी। और बी को कैसे हटा सकते हैं? बी कब हटेगा? जब ये 0 बन जाएगा। यानी कि x की जगह अगर हम क्या रखते हैं? a पुट कर दें तो a माइनस ए क्या हो गया? 0। यानी b हट गया और b हट गया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है क्या? और अगर b की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? b की, तो किसको हटाना पड़ेगा? a को हटाना पड़ेगा। और a कब हटेगा? जब x की जगह क्या रखेंगे? b रखेंगे, तब a हट जाएगा, तब किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। a और b की दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। ये दोनों वैल्यू कहां पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। फिर हमारा जो भी इंटीग्रेशन है उसको हमें सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आई क्या? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर आते हैं तो क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर यानी जब हर में एक घाती गुणनखंड हो, एक घाती यानी x की घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर x की घात 1 होती है तो वो लीनियर फैक्टर ही होता है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है। सबसे पहले इसको a/x माइनस ए, b/x माइनस डी। अगर 3 फैक्टर मिल गए, मान लो आप बोलो 3 फैक्टर आ गए साहब, 3 फैक्टर आ गए तो क्या आ जाएगा? x माइनस सी और आ गया यहाँ पर।
आ गया। तो हमारे को क्या दिक्कत है, एक फैक्टर और बढ़ा देंगे, प्लस कांस्टेंट सी आ गया x माइनस सी, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस सी और ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहां देखो x माइनस सी ऐड होगा तो स्टेप क्या बनेगी, a के साथ देखो क्या आएगा, a का, ये हमारा एलसीएम है और a के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस ए, तो x माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों स्टेप इसमें आएंगे, इसकी मल्टीप्लाई में आएंगे, क्या आएगी, ये दोनों स्टेप आएंगे इसकी मल्टीप्लाई में, x माइनस सी, b b के साथ क्या आएगा, x माइनस बी तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा, x माइनस ए और x माइनस सी आएगा, प्लस c के साथ क्या आएगा, ये x माइनस सी तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा, x माइनस ए और x माइनस बी आएगा। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, इधर भी x माइनस सी है तो कैंसिल हो जाएगा, स्टेप उधर तो यही बचेगी और इधर ये पूरी स्टेप बचेगी। कैसे भी करके ए की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा और इन दोनों को हटाने के लिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये है। तो x की जगह अगर a रख दें, x की जगह a रखेंगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह अगर b रख दें तो ये जीरो और ये जीरो, ये b की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह अगर c रखेंगे तो ये जीरो और ये जीरो, c की वैल्यू आ जाएगी। a b c की वैल्यू कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। बात समझ आई। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 2 फैक्टर का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप कर लेना, मैं 3 फैक्टर का करवा रहा हूं, उसमें 2 फैक्टर और 3 फैक्टर दोनों ही आ जाएंगे। इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन करते हैं एक, क्वेश्चन ये है वाला, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 dx। 2 फैक्टर का अगर क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो इसको a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 इतना ही लिखना है, आगे एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आके ये क्वेश्चन आ गया 3 फैक्टर का आ गया, अब इसका सीधा इंटीग्रेशन आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते साहब। देखो सबसे पहले आपके पास कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हम क्या देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं क्या, स्क्वायर मेथड भी नहीं लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि ये x और x 3 बार x को मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बनेगा, स्क्वायर वाली यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, क्यूब में इक्वेशन बन रही है, तो वो फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो x प्लस 1 एक ही बार आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि सब फैक्टर क्या है, अलग अलग है और अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या किससे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। और कैसे सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस स्टेप को सोल्व कर लेंगे हम, इस स्टेप को पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर लेंगे। x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, ये स्टेप है। इसको हमने क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने आपको एक ही बात बताई है, नीचे जितने भी फैक्टर हैं वो सब कांस्टेंट के नीचे लिख दो, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 c अपॉन एक्स प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब इस स्टेप को अगर सोल्व कर लें हम, सोल्व करके एबीसी की अगर वैल्यू निकाल लें, यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टेप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, तो इनका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों, 1 अपॉन एक्स का log x होगा, 1 अपॉन एक्स का log x होगा, log x होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, केवल एबीसी की चाहिए, वो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो इधर तो देखो ये स्टेप बनेगी x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, इधर एलसीएम क्या आएगा, ये तीनों स्टेप आएंगी, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 3, ये तीनों स्टेप हमारी एलसीएम आ गई। अब ध्यान से समझना, देखो इस स्टेप को a है तो a ऐसा कैसा रहेगा, a के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1, एलसीएम क्या है, ये है। एलसीएम किससे डिवाइड होगा, x प्लस 1 से डिवाइड होगा। x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो x प्लस 1 वाली स्टेप कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 3, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से हो जाएगा।
यानी कि ए के डिनोमिनेटर में जो स्टेप है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों स्टेप को इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? x माइनस टू एक्स प्लस थ्री। बी के डिनोमिनेटर में क्या है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों स्टेप से मल्टीप्लाई कर दो। बी के डिनोमिनेटर में यानी हर में क्या है? x माइनस टू। बी के हर में x माइनस टू है, उसको छोड़ दो, x प्लस वन एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सी के डिनोमिनेटर या हर में क्या है? x प्लस थ्री। ये ऐसा कैसा रहेगा, इसको में कोई चेंजमेंट नहीं है। मल्टीप्लाई किससे होगा? इन दोनों से होगा, x प्लस वन एक्स माइनस टू। ये बात समझ में आ गई। एलसीएम लेना तो 6th क्लास में सीख जाते हो आप, तो कर दोगे मेरे हिसाब से, एलसीएम तो ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम है दोनों का कैंसिल हो गया। स्टेप हमारे पास ये आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल ए एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस सी एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। अब ध्यान से समझना, आप क्या करते हो, यहां गलती करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। बहुत बड़ी स्टेप बन जाती है। करने का तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। इन दोनों को स्टेप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर में इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को भी करोगे तो एक्स स्क्वायर में बनेगी, और इन दोनों को करोगे एक्स स्क्वायर में बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यानी कि तीनों को अगर मिलाएंगे फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, एबीसी में गुना, जो भी आपका कोफिशिएंट आ रहा है वो उसका कोफिशिएंट आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा और कांस्टेंट आएगा। फिर दोनों तरफ आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, कोफिशिएंट का कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपेयर करोगे, एक्स के कोफिशिएंट का कंपेयर करोगे, कांस्टेंट का कंपेयर करोगे, वहां से आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगे। उन तीनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, कैसे भी करके सोल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालोगे। बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। उस प्रोसेस से बचने के लिए, वो प्रोसेस कब काम में लेनी है? जब हमारे से इनकी वैल्यू ना निकले। अगर वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में हमें कोफिशिएंट का कंपेयर करना ही पड़ेगा दोनों तरफ। अगर जहां तक पॉसिबल है वैल्यू अगर निकाल सकते हैं तो वैल्यू सीधी निकालने की ही कोशिश करेंगे। अब सीधी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो एकदम से इजी तरीका है, ध्यान से देखना। तरीका क्या है? सबसे पहले हमें देखो ए बी सी तीन ही कांस्टेंट है, वैल्यू तो इनकी चाहिए। ए की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको जीवित रखना है, वो जिंदा रहना चाहिए। बी और सी को यहां से हटाना है। अगर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी और सी को हटाना है, और जिनको हटाना है उनमें कॉमन फैक्टर देख लिया। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? x प्लस वन है क्या? इसमें भी है, इसमें भी। यानी कि x की जगह हम क्या रखें कि ये भी जीरो बन जाए और ये भी जीरो बन जाए और ये ना बने, तभी तो होगा। यानी कि देखो x की जगह x प्लस वन ये है, x प्लस वन इसमें भी है। x की जगह अगर हम क्या रख दें? माइनस वन रख दें, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया? जीरो। माइनस वन प्लस वन जीरो। किसी भी स्टेप को या किसी भी कांस्टेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है साहब। ये दोनों जीरो बन जाएंगे, वैल्यू किसकी आ जाएगी? ए की। ये बात समझ में आएगी आपकी। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऐसा कैसा रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको रखो, बाकी दोनों को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करना है? दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर जो भी होता है उसमें x की जगह उसको जीरो बना लो। यानी कि यहां x प्लस वन है, तो x की जगह क्या रखें कि ये दोनों जीरो बन जाए? तो ये तो आपको पता ही है, जो स्टेप प्लस में उतनी स्टेप माइनस में बनेगी, तभी तो जीरो बनेगा। तो प्लस में जितनी स्टेप है उतनी माइनस में पुट कर दो, अपने आप वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, और ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम क्या कर देंगे? पूरी स्टेप में एक्स की जगह माइनस वन पुट कर रहे हैं। माइनस वन पुट करें तो एक्स की जगह माइनस वन यहां भी पुट होगा, तो माइनस वन का स्क्वायर। यहां भी एक्स की जगह माइनस वन रखा जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री प्लस बी। अब देखो ये माइनस वन प्लस वन, एक्स की जगह माइनस वन आएगा प्लस थ्री प्लस सी माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस टू। ये तो स्टेप रहेगी। माइनस वन प्लस वन क्या हो गया? जीरो। माइनस वन प्लस वन क्या हो गया? जीरो। जीरो को किसी भी स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी स्टेप क्या बनेगी? जीरो जीरो। इधर देखो क्या बन गया? माइनस वन माइनस टू कितना हो गया? माइनस का थ्री।
ये तो क्या हो गया माइनस का 3, ये क्या कितना हो गया 3 माइनस 1 2, 2 इंटू माइनस 3, ये मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो गया माइनस का 6, माइनस का 6a, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये तो जीरो हो ही गए। अब वैल्यू किसकी चाहिए a की, ये माइनस 6 है, इसको इधर ले जाएंगे, किस में आएगा डिवाइड में आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/6 आ गई, a की वैल्यू क्या आई माइनस 1/6। बात समझ में आई क्या। अब वैल्यू b की निकालनी है साहब, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, आप बता दो मेरे को। b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या पुट करें, b की वैल्यू निकालने के लिए किसको हटाना पड़ेगा a और c को। a और c में कॉमन फैक्टर क्या है, ये है, यही तो है, और ये है तो x की जगह क्या रखेंगे, जीरो बन जाए। x की जगह अगर 2 रख दें, x की जगह अगर 2 रख दें, 2 माइनस 2 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, 2 में से 2 जाएगा, जीरो बचेगा, इसका मतलब जीरो बन रहा है। तो x की जगह 2 पुट करो तो यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा, a की जगह जीरो रखेंगे तो सीधा लिखा हुआ देखो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, पूरी स्टेप जीरो लिखते हैं, प्लस b, यहां देखो 2 प्लस 1, यहां 2 प्लस 3, प्लस ये स्टेप देखो 2 माइनस 2 जीरो जाएगी तो पूरी स्टेप जीरो हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 15b, यानी 3 गुणा 5 कितना हो गया 15, 15b। अब b की वैल्यू निकालनी है, b को एक तरफ रखेंगे, इस स्टेप को उठा के इधर ले जाएंगे, किसमें आ गई डिवाइड में आ गई साहब। b का मान क्या आ गया 4/15, 4/15, ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, वैल्यू किसकी निकालनी है c की ओर निकालनी है, तो इसी इक्वेशन से निकलेगी वैल्यू, तो इसी इक्वेशन से निकलेगी, देखो वैल्यू पूरी की पूरी इसी इक्वेशन से निकलेगी, इसी इक्वेशन से सारी की सारी वैल्यू निकलेंगी। अब वैल्यू c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या रखें, c की वैल्यू हमें अगर निकालनी है, इस c की वैल्यू निकालनी है तो a को भी हटाना पड़ेगा और b को भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। ये कब हटेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है देखो x प्लस 3 है, तो x की जगह क्या रखें कि दोनों हट जाएं, क्या रखें बताओ, x की जगह -3 अगर पुट करते हैं तो ये भी जीरो और ये भी जीरो बन जाएगा, क्या इधर क्या आ गया -3 का होल स्क्वायर, और इधर a जीरो और b जीरो प्लस c, यहां देखो -3 प्लस 1 और -3 -2, ये तो स्टेप बनेगी, x की जगह -3 पुट किया है। अब इसको सोल्व करते हैं, 9 हो गया, ये तो जीरो है ही, -3 प्लस 1 माइनस का 2 और -3 -2 माइनस का 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, प्लस का 10c, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/10, 9/10। एबीसी की वैल्यू निकाल ली। एक बार फिर समझना इस बात को, ये समझ में आ गई तो पार्शियल फ्रैक्शन आपके समझ में आ जाएगा। बस नॉन रिपीटेड हो चाहे रिपीटेड हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी यहां से आगे वाली प्रोसेस आपके समझ में आनी चाहिए, उसमें चेंजमेंट केवल यहां होगा और कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इससे आगे की प्रोसेस सेम है। सबसे पहले a/b/c जितने भी कांस्टेंट, जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं उतने कांस्टेंट के नीचे उनको लिखना है। सेकेंड स्टेप में एलसीएम लेना है, एलसीएम 100% कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे भी सोल्व करो आप इस स्टेप को आप कैसे भी सोल्व करो, चाहे आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करने का सबसे आसान और सबसे इजी तरीका यही है, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। सबसे इजी तरीका क्या है, ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो बी और सी को हटा दो, ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी और सी को हटा दो। बी और सी कैसे हटेंगे साहब, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको चेक करो, कॉमन फैक्टर है उसको जीरो बना दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो ए और सी को हटाना पड़ेगा। ए और सी कब हटेगा, जब ए और सी में कॉमन फैक्टर चेक करेंगे, कॉमन फैक्टर है उसको जीरो अगर बना देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार सी है, सी की वैल्यू निकालने के लिए ए और बी को हटाना पड़ेगा। ए और बी कब हटेगा, दोनों में कॉमन फैक्टर को जीरो बना देंगे, जो दोनों में सेम गुणनखंड है उसको जीरो बना देंगे। जीरो बनाने के लिए जो भी हमें पुट करना पड़े, जो भी इसमें रखना पड़ेगा उसको हम रख के इसको जीरो बनाएंगे। एबीसी की वैल्यू हमने कैसे भी करके निकाल ली।
अब एबीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास, एबीसी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कहां पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब एबीसी की वैल्यू देखो इस इक्वेशन में अगर हम रखते हैं, एबीसी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह क्या लिखेंगे माइनस वन बाई सिक्स एक्स प्लस वन, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है फोर अपॉन फिफ्टीन एक्स माइनस टू, प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे नाइन अपॉन टेन एक्स प्लस थ्री। ये इतनी बात समझ में आ गई है। इंटीग्रेशन हमें किस स्टेप का करना था, इस स्टेप का। इस स्टेप की जगह हम कौन सी स्टेप लिख सकते हैं, ये स्टेप लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन एकदम से इजी बन गया सब। इस स्टेप की जगह यानी इंटीग्रेशन की जगह ये स्टेप लिख दो। हमारा इंटीग्रेशन क्या था, ये था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री dx। इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल निकाल रखी है, इस स्टेप के इक्वल निकाल रखी है। ये स्टेप लिखेंगे यहां पर, क्या आएगा माइनस वन बाई सिक्स एक्स प्लस वन प्लस फोर अपॉन फिफ्टीन एक्स माइनस टू प्लस नाइन अपॉन टेन एक्स प्लस थ्री dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों स्टेप अलग अलग लिख देंगे, और तीनों स्टेप अगर अलग अलग लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो तीनों स्टेप अलग अलग लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ये बनेगा माइनस वन बाई सिक्स कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन dx, इस स्टेप में यही बनेगा। इस पर आएंगे तो फोर अपॉन फिफ्टीन तो बाहर रहेगा, प्लस है तो प्लस आ गया वन अपॉन एक्स माइनस टू dx, प्लस है तो प्लस नाइन अपॉन टेन बाहर रहेगा और वन अपॉन एक्स प्लस थ्री dx। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा कौन सा, वन अपॉन एक्स वाला। क्या होता है इंटीग्रेशन log x प्लस सी, यही तो होता है, log x ही होता है। तो log x होता है तो log x की तरह इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वन बाई सिक्स log x प्लस वन। एक बात ध्यान में रखना, मैं हर बार आपको यही बात बताता हूं, यहां x का कोफिशिएंट क्या है वन, अपॉन में वन लिखो चाहे मत लिखो। अगर टू होता तो टू कहां था, डिवाइड में आता, प्लस फोर अपॉन फिफ्टीन log x माइनस टू प्लस नाइन अपॉन टेन log x प्लस थ्री प्लस सी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। रिपीटेड का है चाहे नॉन रिपीटेड का है, सेम प्रोसेस है सबकी। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से कर लोगे। केवल आपको नॉन रिपीटेड, अगर रिपीटेड आता है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको आना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है वन dx अपॉन एक्स सिक्स log x का होल स्क्वायर प्लस सेवन log x प्लस टू। ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो यहां पे log काम में आ रहा है तो इसको आपको t मानना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। t मान लो, x तो यहां है तो x नहीं मान सकते, t मान लेंगे इसको। जिसको, एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, जिसको आप t मानते हो उसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद रहना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, वो इसमें है, इसलिए हम log x को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। log x को t मान रहे हैं। पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज है सारी की सारी काम में आएंगी, एक दूसरे से एक्सरसाइज क्या होती है, रिलेटेड होती है। आप ये चाहते हो कि मैं 9.1 9.2 तो पढ़ूं ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधा ही मैं तो 9.4 पढ़ूंगा, तो 9.4 समझ में नहीं आएगी बेटा। 9.4 तभी समझ में आएगी जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है,
प्लस फॉर्मूले क्लियर कर रखे हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, उनको करने का तरीका आपको आता है, तब हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अब आप कह दोगे सर मैं तो आईलेट से ये क्वेश्चन 100% आता है, तो मैं तो सीधा आईलेट ही पढ़ूंगा। तो आईलेट में तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन भी काम में आता है, ठीक है। आईलेट में पार्शियल फ्रैक्शन भी काम में आ जाता है, बेसिक फॉर्मूले भी काम में आते हैं। तो ये जब बेसिक ही नहीं पढ़ोगे तो आईलेट वाला कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो ये आपको आना चाहिए। log x इक्वल टू टी मानेंगे, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x dx इक्वल टू dt। ये दोनों वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। 1 dx/x इसकी जगह तो क्या लिख देंगे dt। 6 log x की जगह t तो t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, ये स्टेप है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो हम आपको बता चुका हूं, क्या बनाना है इसको स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए 6 यहां से कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 7/6 टी प्लस 2/6 यानी 1/3 आ गया। फिर इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ कितना होगा ये, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा ये। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, होल स्क्वायर वाले मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे। ये तरीका तो मैं आपको करवा चुका हूं। मैं इस क्वेश्चन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन से बता रहा हूं, क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उससे मैं आपको करवा दूं तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्लियर हो जाएगा। इससे अगर करना चाहो आपका क्वेश्चन सही है, गलत नहीं होगा, सही है। परंतु कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना पड़ता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, फैक्टर नहीं बनते हैं, यानी कि होल स्क्वायर नहीं बनता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। तो मैं आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन से बता रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और फैक्टर कैसे बनाते हैं वो भी ध्यान से समझ लेना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर बनाने, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके फैक्टर अगर बनाने हैं, तो जो स्क्वायर वाली स्टेप होती है उसको हमेशा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो स्क्वायर वाली स्टेप होती है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 6 इंटू 2 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर आ गया। अब ये जो 12t स्क्वायर आता है, इसको आपके दो ऐसे फैक्टर करने हैं, दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको, ध्यान से सुनना, जिनको प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाली स्टेप आनी चाहिए। और ये प्लस की है, ध्यान में रखना, प्लस का 7t आना चाहिए। पहले स्क्वायर वाली स्टेप को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो भी स्टेप बनती है उसके दो ऐसे फैक्टर आपको करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर बीच में जो स्टेप है वो आनी चाहिए। एक्स की या टी की जो स्टेप है वो आनी चाहिए। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, 12t स्क्वायर आ गया। अब देखो इसके फैक्टर तो ये होते हैं, मैं बता देता हूं आपको, -4t -3t। मल्टीप्लाई करो आप, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 12t स्क्वायर आ रहा है साहब, 4t 3t। मल्टीप्लाई करो 12t स्क्वायर, दोनों फैक्टर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये फैक्टर भी हो रहा है इसका, 6t 2t हो रहा है नहीं हो रहा, -6t -2t फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये फैक्टर है इनकी। कब है देखो, इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करोगे 12t स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो 12t स्क्वायर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12t स्क्वायर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 12t स्क्वायर है। आप तो बोल दो कि सर इनमें से कोई भी काम में ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे ये स्टेप आनी चाहिए, आ रही है। अब देखो इन दोनों को जो आप फैक्टर ले रहे हो उसको प्लस या माइनस करने पे ये स्टेप आनी चाहिए प्लस की। इन दोनों को प्लस करो आप, प्लस करेंगे तो माइनस का 7t आ रहा है, आपको क्या चाहिए, प्लस का 7t चाहिए, माइनस का 7t आ रहा है, पॉसिबल नहीं है साहब, नहीं काम में है, नहीं आएगा। माइनस करोगे तब क्या आएगा, माइनस का t आएगा, स्टेप ही नहीं मिलेगी। इन दोनों को करो, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6t + 2t कितना आएगा, 8t। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा।
माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी काम में नहीं आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सॉरी ऐड करेंगे -60 -2t, ऐड करेंगे क्या आएगा माइनस का 8t, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी -40, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये भी काम में नहीं आएगा। ये फैक्टर है, इसको प्लस करो 40 + 3t, कितना हो गया, प्लस का 70 तो आएगा, प्लस का 70 आएगा। इसका मतलब ये आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे प्लस का 70 आ रहा है, गुणा करें या मल्टीप्लाई करें तो 12t² आ रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर यहां सेट होगा। बात समझ आई। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, उसको मल्टीप्लाई करने पे जो स्टेप आती है उसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे x का फैक्टर आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो वो फैक्टर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाली स्टेप आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। और ये बातें आप 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारी स्टेप ये थी dt/6t² + 7t + 2। अब इसके फैक्टर क्या हुए, 4 और 3 हुए ना, तो 6t² + 3t + 4t + 2, ये तो फैक्टर हुए। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 3t कॉमन आ रहा है। 3t कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2t बचेगा। 3t बाहर आ गया +1, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2t + 1। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 2t + 1 कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचा 3t, यहां क्या बचा 2dt। अब देखो ये स्टेप, देखो ये आपकी इंटीग्रेशन की स्टेप आ गई। यहां फैक्टर बन गए और दो फैक्टर है, दोनों लीनियर है, देखो t⁻1 है, यहां भी t⁻1 है, वो अक्स में इक्वेशन थी, ये t में है, तो इसको किससे करेंगे अब, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इस स्टेप को अलग से लेके चलेंगे, 1/2t + 1 और 3t + 2, ये स्टेप है। इसको हम क्या लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, a/ पहला कोफिशिएंट क्या है 2t + 1 प्लस b/3t + 2, ये लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इधर तो स्टेप 2t + 1 और 3t + 2, इधर देखो क्या आएगा एलसीएम, तो क्या आएगा इसका 2t + 1 और 3t + 2, दोनों स्टेप आ जाएंगे। ये स्टेप इससे मल्टीप्लाई होगी 3t + 2 प्लस b, ये स्टेप इससे मल्टीप्लाई होगी 2t + 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, स्टेप ये बची 1 = a 3t + 2 b 2t + 1, ये स्टेप बची। वैल्यू किसकी निकालनी, ए और बी की। ए और बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को यहां से हटाना पड़ेगा, और बी का बैठेगा, ध्यान से देखना भाई, ये प्लस का 1 है, इसको हम चेंजमेंट तो टी में ही करेंगे, वैल्यू टी की पुट करेंगे, तो इस 2t को हमें क्या बनाना है, माइनस का 1 बनाना है, तभी तो 0 बनेगा। टी की जगह क्या पुट करेंगे, ये -1 बन जाए, तो -1 2 और आ रहा है तो अपोन में 2, अगर -1/2 यहां रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो t की जगह क्या पुट कर दोगे, -1/2 पुट कर दो। x की जगह क्या पुट कर दी, सॉरी t की जगह क्या पुट कर दिया आपने, -1/2। इधर तो देखो t है ही नहीं तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ऐसा कैसा रहेगा। t की जगह क्या रखेंगे, -1/2 प्लस 2 प्लस b 2 गुणा -1/2, 2 गुणा -1/2 प्लस 1, ये तो बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 0 बन गया, ये स्टेप 0 हो गई, 0 गुणा b 0 हो जाएगा। ये स्टेप क्या हो गई, a 2 प्लस का माइनस का 3/2, ये माइनस का 3/2 हो गया प्लस 0। अब देखो यहां से ये कितना हो गया 4 - 3, एलसीएम कितना आएगा इसका 4, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 सॉरी 2 आएगा एलसीएम, तो कितना आ गया 1/2 आ जाएगा, 1/2 तो आएगा, 1/2 आएगा, इस स्टेप को 1/2 लिख सकते हैं, 1 = 1/2a, यही तो बनेगा, 1/2a बन गया, तो ये 2 इधर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई।
ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। बात समझ में आई क्या? अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की, और बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ क्या पुट करें बताओ, इसी इक्वेशन में पुट करना है, हमें पुट तो इसी इक्वेशन में करना है। क्या पुट करें कि बी की वैल्यू क्या आ जाए, बी की वैल्यू निकालनी है तो किसको हटाना पड़ेगा, ए को। ए कब हटेगा, जब यहां क्या बनेगा, माइनस का 2, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। -2 कब बनेगा, जब ये देखो ये 3 यहां है तो 3 तो डिवाइड में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। टी की जगह क्या चाहिए आपको, -2, तो -2/3 कर दो। ये 3 यहां से हटाना है तो डिवाइड में लिख दो, माइनस का 2 चाहिए तो टी की जगह क्या कर रख दो, -2 रख दो। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। -2/3 अगर यहां पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो देखो इधर तो 1 है तो 1 रहेगा, ए 3 इंटू -2/3 + 2 प्लस बी 2 इंटू -2/3 + 1। ये तो स्टेप है, ये स्टेप तो देखो 2 इंटू 2 0 बन गई। बी ये क्या हो गया, 1 - 1 प्लस का माइनस का 4/3, ये तो स्टेप बनेगी। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 3 - 4 माइनस का 1/3 ये बनेगा। और बी ये इधर जाएगा तो क्या बन गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, -3। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली। ए और बी की वैल्यू कहां रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ए और बी की वैल्यू देखो यहां रखेंगे, यहां ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो स्टेप थी हमने जिसको माना था 1/2t + 1 3t + 2, ए की वैल्यू क्या है 2, 2/2t + 1। बी की वैल्यू क्या है -3, तो ±-3/3t + 2। ये स्टेप आ गए, यानी कि हमारे इंटीग्रेशन में ये स्टेप है। इस स्टेप की जगह हम ये स्टेप पुट कर सकते हैं, ये स्टेप पुट कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में अगर जाएंगे तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, इस स्टेप की जगह देखो क्या स्टेप लिख सकते हैं, ये स्टेप लिख सकते हैं 2/2t + 1 -3/3t + 2 और dx dt। अब दोनों को अलग अलग लिख देंगे, दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो ये 2 बाहर आ गया 1/2t + 1 dt, -3 बाहर आ गया 1/3t + 2 dt। इंटीग्रेशन कर दो, 1/x वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है log x। अब बताओ यहां डिवाइड में कुछ आएगा, क्या आएगा साहब, क्या आएगा, t का कोफिशिएंट आएगा। क्या है t का कोफिशिएंट या गुणांक 2, तो 2 डिवाइड में भी आएगा, यहां ध्यान में रखना ये बात, 2 का आएगा डिवाइड में आएगा। -3 log 3t + 2 डिवाइड में क्या आएगा 3 + c। क्यों, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो किस में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। ये आपका देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ जाएगा। इसको एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वो क्या स्टेप है, देखो वो स्टेप ये लिख सकते हो, i = आपका इंटीग्रेशन ये बना है log 2t + 1 - log 3t + 2 + c। एक फॉर्मूला हम जानते हैं log m - log n का, क्या होता है log m/n, ये तो फॉर्मूला होता है log m/n। ये log m - log n, इन दोनों स्टेप में ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं log m/n। m की जगह क्या है 2t + 1 और n की जगह क्या है 3t + 2 + c। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर दोगे आप, कर दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है वैसा। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है 1/x (n - 1 dx। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है,
आपके एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन है। यहां n की जगह अगर 4 पुट करेगा तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। 5 भी पुट कर सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 6 पुट कर सकता है, 9 पुट कर सकता है, 2 पुट कर सकता है, यानी कोई भी स्टेप यहां n की जगह आपको लिख के दे सकता है। तरीका सेम है, एक ही प्रोसेस से क्वेश्चन सोल्व होगा। यहां x की पावर जितनी है उससे एक कम से ऊपर नीचे इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो स्टेप होती है वो स्टेप आपको यहां बनानी पड़ेगी, फिर उसको आप t मान के इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ये स्टेप है, इस स्टेप को यहां बनाए, यहां कब बनेगी? एक तो इसकी पावर है, किससे मल्टीप्लाई करें? n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहां n बनेगा। यानी कि x की पावर n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर n-1 ऊपर भी लिख दिया मैंने, नीचे भी x की पावर n-1 मैंने लिख दिया। x की पावर n-1 यहां था। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां इसकी पावर 1 है। एक स्टेप हम जानते हैं कि जहां बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो यहां इन दोनों की पावर ऐड होगी तो n-1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आ गई? n-1 dx। ये स्टेप बनेगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। अब आगे क्वेश्चन एकदम से इजी बन गया। अगर यहां आपको 4 देता है, ये क्वेश्चन आ गया, मान लो x की पावर 4-1 dx, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? ऊपर नीचे n-1, 4-1 यानी 3, x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां अपने आप 4 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब इसको आपको t मानना है। 5 देता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 4 से। 9 देता है तो x की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 देता है तो x की पावर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? n-1 से। इसीलिए मैंने n वाला क्वेश्चन उठाया ताकि आप सारे क्वेश्चन कर सको। अब आपको क्या मानना है? x की पावर n को t मान लेना। x की पावर n को क्या मान लिया? t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक कम हो जाती है। dx इक्वल्स टू dt। हमें तो वैल्यू इतनी ही चाहिए, इतने की चाहिए तो n को कहां भेज देंगे? इधर भेज देंगे। x की पावर n-1 dx की वैल्यू क्या आ गई? 1/n dt। ये दोनों वैल्यू इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? 1/n कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने। 1/n कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। इसकी जगह क्या आ गया? dt अपॉन t-1। ये स्टेप है t-1, यही तो है। अब देखो, अब नीचे 2 फैक्टर हो गए और 2 फैक्टर हो गए तो किससे होगा? ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इस स्टेप को हम सोल्व करेंगे अलग से। 1/t-1 क्या है? a/t b/t-1 ऐसे तो लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम ये आएगा t-1 इससे मल्टीप्लाई हो गया और t इससे मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम कैंसिल हो गया। 1 इक्वल्स टू a-t-1 bt। ठीक है। a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी? b को 0 बनाना पड़ेगा। b 0 कब बनेगा? जब t की जगह क्या रख देंगे? 0। t की जगह एक बार 0 पुट कर दो तो इधर तो t है नहीं। a0-1 b इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 0-1 क्या हो गया? -a। a की वैल्यू क्या आ गई? -1। a की वैल्यू -1 आ गई। b की वैल्यू अगर निकालनी है तो किसको हटाना पड़ेगा? a को हटाना पड़ेगा। a कब हटेगा? जब t की वैल्यू क्या रखेंगे? t की वैल्यू 1 रखेंगे तब हट जाएगा ना। t की वैल्यू क्या रख दी? 1 रख दी। तो 1 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया और b इंटू 1 क्या हो गया? 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे और यहां पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/t प्लस 1/t-1। ये स्टेप आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं हम? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? देखो 1/n। इसकी जगह हम ये स्टेप लिख सकते हैं 1/, तो इसको प्लस वाली स्टेप को पहले लिख रहा हूं मैं, माइनस वाली स्टेप को बाद में लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dt। अब दोनों स्टेप को अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग लिखेंगे तो ये बनेगा 1/t-1 dt -1/t dt।
इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन क्या होगा, log t माइनस वन माइनस log t प्लस सी। फॉर्मूला लगाया 1/x का log x होता है। अब log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा दो। log m माइनस log n वाला फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n प्लस सी। ये स्टेप आएगी log m अपॉन n। t हमने हमारी तरफ से माना था, तो t की वैल्यू वापस रखो। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x की पावर n, तो x की पावर n रख दो यहां पर। log x की पावर n माइनस वन, x की पावर n प्लस सी। यह आपका आंसर आ जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखो, एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ही अच्छी बात। कई बार एग्जाम में क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ जाती है। तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें ऐसी अगर स्टेप बन जाए आपके पास, दो लीनियर फैक्टर बन जाए, कहीं भी दो लीनियर फैक्टर अगर बन जाए आपको, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन आप सीधा कर सकते हो। और सीधा सबसे इजी तरीका क्या है, देखो मैं बता रहा हूं। उसमें आपको केवल ये पता चलना चाहिए कि एक स्टेप बढ़ी है। दो फैक्टर अगर बनते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन सा फैक्टर बड़ा है और कौन सा फैक्टर छोटा है। छोटे बड़े का अगर आपको पता चल गया, और एक और ध्यान में रखना, न्यूमरेटर जो है उसमें हमेशा 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर है, अंश जो है उसमें हमेशा 1 होना चाहिए, उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। उसमें अगर वेरिएबल नहीं है तो आपका ये तरीका लगा सकते हो जो मैं बता रहा हूं। तरीका क्या है, देखो नीचे फैक्टर क्या है, एक तो t है, एक t माइनस वन। बड़ा कौन है साहब, बड़ा तो t है। क्यों है, ऐसे नहीं पता चले तो t की जगह एक बार 2 रख के चेक कर लो, 2 माइनस वन, 1 और 2। बड़ा कौन हुआ, 2 हुआ, यानी t बड़ा और t माइनस वन क्या है, छोटा। बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो t माइनस वन प्लस वन, t माइनस t प्लस वन, क्या आ गया, 1 आ गया। जो प्लस माइनस यानी बड़े में से छोटे को माइनस करने पे जो स्टेप आती है वो हमेशा आपको अपोन में लिखनी है, 1 अपोन में लिखनी है। यहां कौन सी स्टेप लिखनी है, जो यानी कि बड़े को छोटे में से माइनस करने पे जो स्टेप आती है वो यहां लिखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 1 अपोन और माइनस 1 अपोन। बड़े में से छोटे को माइनस किया, वो स्टेप यहां लिखोगे, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। ध्यान में आएगी बात समझाई। पहले ग्रेटर आएगी वैल्यू, फिर क्या आएगी, लेस आएगी। पहले स्टेप बड़ी लिखेंगे, सॉरी पहले स्टेप छोटी आएगी, 1 अपोन छोटी माइनस 1 अपोन बड़ी स्टेप आएगी। 1 अपोन में क्या आएगा, अपोन में बड़ी स्टेप में से छोटी स्टेप को माइनस कर दो, जो भी स्टेप वैल्यू आ रही है वो यहां आएगी। अगर ये आपका फैक्टर मान लो कि कैसे होता है, ये होता है 2t माइनस 1 तो नहीं हो सकती, ये मान लो 2t होता है या 3t होता है, तब यानी कि यहां अगर 2 3 आ रहा है 3 आ जाएगा, 4 आ रहा है तो 4 आ जाएगा, 5 आ रहा है तो 5 आ जाएगा, 6 आ रहा है 6 आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले बड़ी स्टेप में से छोटी स्टेप को माइनस करना है, जो वैल्यू आए वो 1 अपोन में लिखेंगे, उसके बाद 1 अपोन छोटी स्टेप माइनस 1 अपोन बड़ी स्टेप, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना। ये स्टेप बनी थी, इसका इंटीग्रेशन किया था, log t माइनस 1 माइनस log t आया था, ठीक है। तो ये तरीका कब लगेगा, जब न्यूमरेटर यानी अंश में वेरिएबल नहीं होगा तब लगेगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के एक यानी कि एक स्टेप मैंने एक केस आपको सोल्व करवा दिया है, बाकी नॉन रिपीटेड का हो गया है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप घर पे बैठे बैठे स्टडी करते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशंस आते रहें। और इस महामारी में अपना ख्याल भी रखें। ओके, धन्यवाद।